हरिया बस कर बेटा, सुबह से काम कर रहा है, आजा रोटी खा ले। हाँ माँ, तुम चलो, बस ये कढ़ाई तैयार होने ही वाली है। ठीक है, जल्दी कर। कमला और उसका बेटा हरिया एक छोटे से गांव में रहते थे। हरिया के पिता एक लोहार थे और हरिया ने उन्हीं से लोहार का काम सीखा था। लेकिन एक दिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। हरिया शुरू से ही बहुत समझदार था। उसने जल्दी ही काम शुरू कर दिया और पैसे कमाने लगा। वो लोहे के बर्तन बनाकर बेचने लगा और इस तरह घर चलाने की जिम्मेदारी उठाने लगा। अरे वाह, आलू मटर की सब्जी, बढ़िया, आज तो पेट भर कर खाऊंगा। हाँ हाँ, जितना चाहे उतना खा। अच्छा सुन, अब तू बड़ा हो गया है रे, कब तक मुझसे घर के सारे काम कराएगा? अरे कैसी बात कर दी माँ, कल से तुम कुछ मत करना, सारा काम मैं करूंगा। अरे बैल बुद्धि, मैं ये कह रही थी कि तू अब ब्याह कर ले। ना ना, मैं ब्याह नहीं करने वाला। क्यों भाई, सब करते हैं तो फिर तू क्यों नहीं करेगा? माँ, मैं जितना कमा पाता हूँ उसमें हम दोनों का ही गुजारा ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे में तीसरी का खर्चा कहाँ से उठाऊंगा? और दूसरी बात, कल को वो आकर तुमसे लड़ने लगी तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा माँ। अरे पगले, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, और वैसे भी घर में लक्ष्मी आ जाएगी तो अपने भाग्य का खाएगी, समझा? कुछ भी कहो पर मैं ब्याह नहीं करूंगा माँ। हरिया अपनी माँ कमला की बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसने आराम से खाना खाया और फिर साइकिल पर ढेर सारी लोहे की कढ़ाइयाँ रखकर उन्हें बेचने चल पड़ा। दिन भर में मुश्किल से वो 2-3 कढ़ाइयाँ ही बेच पाता था, जिससे उसे 200-250 रुपए मिल जाते थे। बस यही उसकी रोजी थी। और फिर उसी शाम, अरे माँ, ये आलू टमाटर की सब्जी अभी भी रखी है, तुमने खाना नहीं खाया क्या? खाया तो था, पर सब्जी थोड़ी ज्यादा बन गई थी। वो छोड़, ये बता तूने क्या सोचा फिर शादी के बारे में? क्या माँ, फिर वही बात, कुछ और बात करो ना। अच्छा, मतलब तू चाहता है कि मैं बिना पोते पोती का मुंह देखे इस स्वर्ग से धार जाऊं? इसे मेरी इच्छा मान चाहे जिद, ब्याह तो तुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, पर एक शर्त पर करूंगा मैं ब्याह। हाँ बोलना। कल फिर से आलू टमाटर की सब्जी बनाओगी? हरिया की बात सुनकर कमला हंसने लगी। हरिया जितना मेहनती और ईमानदार था, उतना ही भोला भी था। अब कमला पर जिम्मेदारी थी कि वो हरिया के लिए उसके जैसी ही मेहनती और भोली भाली लड़की ढूंढ कर लाए। और अगले दिन से ही कमला इस काम में लग गई। और फिर एक दिन बगल के एक गांव में उसे एक ऐसी लड़की मिल ही गई। कमला उसके घर हरिया के लिए रिश्ता लेकर गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि वहां भी एक आदमी हरिया की तरह कढ़ाइयां बना रहा था। और फिर, दीनानाथ जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं कमला, रामकिशन की जोरू, चंबलिया गांव से आई हूँ। अच्छा अच्छा, आओ बहन जी आओ। मैं और रामकिशन शहर में कई दिन साथ रहे थे, फिर मुझे पता चला कि वो शांत हो गया है। वो सब छोड़िए, आप कैसी हैं और आपका बेटा? इसके बाद कमला ने दीनानाथ से उसकी बेटी लक्ष्मी का हाथ अपने हरिया के लिए मांग लिया। दीनानाथ अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हरिया से मुलाकात की तो उन्हें भी हरिया बहुत पसंद आया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद हरिया और लक्ष्मी की शादी हो गई। आहा, अब मेरी सारी मन्नतें पूरी हो गई, मेरे घर लक्ष्मी आ गई। पर माँ जी, मेरा सिर्फ नाम ही लक्ष्मी है, मेरे बाबा बहुत गरीब हैं। हाँ तो हमारे पास कौन सा ताजमहल है, तू हमारी लक्ष्मी है और हमेशा हमारी लक्ष्मी ही रहेगी। लक्ष्मी वाकई बहुत समझदार और मेहनती थी। उसने जल्द ही घर का सारा काम संभाल लिया। ये देखकर हरिया को बड़ा सुकून मिलता था। फिर एक दिन, माँ जी, मैंने कभी आपको कुछ मीठा बनाते नहीं देखा। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही। चलो एक काम करो, जाओ आज तुम सबके लिए सेवई बनाओ। ठीक है? ठीक है माँ जी। लक्ष्मी फौरन बाजार से दूध खरीद कर ले आई और उसे लोहे की कढ़ाई पर गर्म करने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में सारा दूध फट गया, क्योंकि दुकानदार ने उसे पुराना दूध दे दिया था। लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर वो कुछ सोचने लगी। ये क्या हो गया, कितना महंगा आया था दूध, अब मैं क्या करूं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस फटे दूध का पनीर बना लेती हूँ और फिर खाने में पनीर की सब्जी। कमला ने उस फटे हुए दूध से पनीर बनाया। अरे वाह, देखने में तो बढ़िया लग रहा है, पता नहीं इनको और माँ जी को पसंद आएगा कि नहीं। उस दिन लक्ष्मी ने बहुत प्यार से और ध्यान से पनीर की सब्जी बनाई, वो भी बिल्कुल नए तरीके से और अपनी लोहे की कढ़ाई में। फिर शाम को जब हरिया काम पर से लौटा, आ गए आप, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, आज पनीर की सब्जी बनाई है। पनीर? क्या बनाया है, मटर पनीर या शाही पनीर? ना। तो फिर पनीर टिक्का या कढ़ाई पनीर? हाँ, कढ़ाई पनीर है, मगर पनीर टिक्का की तरह। जल्दी से खाकर बताइए ना कैसा बना है। ये कहते हुए लक्ष्मी ने लोहे की कढ़ाई में बना कढ़ाई पनीर हरिया और कमला के सामने परोसा। और जैसे ही कमला और हरिया ने पहला निवाला खाया तो वो दंग रह गए। उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया था। वो भर भर कर लक्ष्मी की तारीफ करने लगे। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लक्ष्मी के पिता दीनानाथ आए थे। लक्ष्मी ने उन्हें भी अपना कढ़ाई पनीर खिलाया। दीनानाथ भी इस नए तरीके का कढ़ाई पनीर खाकर बहुत खुश हुए। और फिर, पता है माँ जी,
मैंने आज इस कढ़ाई पनीर को बनाने में बहुत मेहनत की। हाँ, वो दिख भी रहा है बहू, कमाल बनाया है तुमने। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, क्या मैं छोटा सा ढाबा खोलकर यही कढ़ाई पनीर बनाकर बेचूं? कैसा रहेगा? बेटी, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी सब्जी बहुत अच्छी है, पर ढाबा खोल सके उतने पैसे हमारे पास नहीं है। आप फिक्र ना करें बहन जी, हम सब मिलकर लक्ष्मी की इच्छा पूरी करेंगे। आप लोगों ने मेरी लक्ष्मी को बहुत प्यार दिया है, तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए अपने परिवार के लिए कुछ करने का। 1 महीने के अंदर ही दोनों परिवारों ने मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया, जहां लक्ष्मी अपना खास लोहे की कढ़ाई और भट्टी में भुना कढ़ाई पनीर बनाकर बेचने लगी। पहले ही महीने लक्ष्मी ने पूरे 20,000 रुपए कमाए और फिर बीतते वक्त के साथ लक्ष्मी के बनाए पनीर को खाने वाले भी बढ़ते गए और उसकी तरक्की भी। और इस तरह लक्ष्मी ने वाकई अपने परिवार के भाग्य खोल दिए। वाह वाह अक्षरा बहू, क्या कमाल की सब्जी बनाई है। ऐसा कर, मेरे लिए तो तू 2 रोटी और सेक दे। पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। माँ जी, लेकिन आटा तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी और आटा लगा देती हूँ। बहू, आटा लगा ही रही है तो मेरे लिए भी 2 रोटी और लगा देना। वो क्या है ना कि गर्मा गर्म रोटी का स्वाद ही अलग होता है। जी पापा जी। अक्षरा रसोई में जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी देवरानी मालिनी रसोई की सफाई करके बर्तन धो रही थी। अरे मालिनी, तुमने चकला बेलन सब धो दिए क्या? हाँ दीदी, मैंने सोचा जब तक मम्मी पापा खाते हैं तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद हम भी सुकून से खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद के बर्तन तो नहीं धोने होंगे ना? हाँ, लेकिन अभी मम्मी जी और पापा जी को 2-2 रोटी और खानी है। क्या? लेकिन अभी तो मैं सबसे पूछ कर आई थी तो उन्होंने मना कर दिया था, और अब 2 मिनट में फिर रोटी मांगने लगे। हाँ, आटा भी फिर से लगाना पड़ेगा और किचन की सफाई और बर्तन फिर से धोने होंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि ये रसोई नहीं ढाबा है, ढाबा जो हर वक्त चलता ही रहता है। अरे बहू, अभी तक रोटी बनी नहीं क्या? पता नहीं दोनों सारा दिन क्या करती रहती हैं। 2-2 बहुएं हैं, फिर भी खाना टाइम से नहीं मिलता है। जब देखो दोनों आपस में गुटरगू करती रहती हैं। भाभी, मुझे और चावल खाने हैं, 1 कटोरी ला दो ना। लेकिन रेखा, चावल तो सारे खत्म हो गए, जो भी थे पापा जी और तुम्हें दे दिए। ऐसे कैसे खत्म हो गए? पूरा 1 क्विंटल का कट्टा रखा है स्टोर रूम में, और तुम मेरी बेटी को 1 कटोरी चावल देने से भी मना कर रही हो। देखा माँ, भाभीयों के राज में तो खाने को भी तरसना पड़ रहा है। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से कुकर में 1 सीटी लगवा दे। चावल तो कुकर ने बनाने हैं, तूने थोड़ी ना। अक्षरा गुस्से में रसोई में जाती है। अरे मालिनी, ला कुकर भी इधर दे। दीदी, मेरा क्या फायदा हुआ बर्तन धोने का? आप एक एक करके फिर सब ले रही हो। अरे तो क्या करूं? तू कितना भी घिस ले, हम लोगों की मेहनत तो इस घर में किसी को नजर आने वाली नहीं। कपड़े मशीन धो देती है, चावल कुकर बना देता है, साबुन बर्तन धो देता है, और हम दोनों दिन भर झक मारते हैं। दीदी, ये तो रोज का ही ड्रामा हो गया इस घर का। किसी को आखिर में 1 रोटी तो किसी को 1 कटोरी चावल और चाहिए। अरे बर्तन तो पूरे ही गंदे होते हैं ना। ला, अब दे ना बर्तन, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर नहीं दिया खाना तो लोग कहेंगे 1 कटोरी चावल और रोटी के लिए बहू ने अपने ससुराल वालों को तरसा दिया। दोनों बहुएं फिर से काम पर लग जाती हैं। इसी तरह वो दोनों सारा दिन किचन में ही लगी रहती, जिस वजह से वो ना तो ठीक से अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाती और ना अपने पतियों के कपड़े समय से प्रेस कर पाती। उन दोनों के एक बच्चा है। सास ससुर और ननद को मिलाकर कुल 9 लोगों का परिवार है। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने और खिलाने और उनके बर्तन धोने में ही इनका सारा दिन निकल जाता है। दीदी, हम दोनों का सारा दिन रसोई में ही निकल जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये लोग घर में बहू नहीं बल्कि रसोईया ब्याह कर लाए हैं। बात तो तेरी एकदम सही है, सारा दिन ठूस ठूस कर कद्दू की तरह बनते जा रहे हैं। अरे घर में 2-2 बहुएं पकाने के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम 4 दिन का राशन 1 दिन में ही खा जाओ। और तो और अब तो बच्चे भी बड़ों की देखम देखी करने लगे हैं। मालिनी, अब हमारा भी बेशरम बनने का वक्त आ गया है। इनकी अकल ठिकाने लगाने का ना मेरे पास एक आइडिया है, जरा कान इधर तो दे। अक्षरा अपनी देवरानी मालिनी को सारा प्लान समझा देती है। फिर अगले दिन सुबह की चाय में वो ढेर सारा मीठा डालती है और फिर चाय पीने के बाद अपनी सास से कहती है, मम्मी जी लाइए जरा मैं आपका शुगर नाप दूं। लेकिन बहू, मुझे क्या हुआ है? हुआ नहीं है तो हो जाएगा। ये देखिए आपका शुगर कितना बढ़ा हुआ है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर आपका सारा हेल्थ चेकअप करवा देती हूँ, कहीं आपको कुछ हो गया तो। अरे शुभ शुभ बोल मरे मेरे दुश्मन। अच्छा तू डॉक्टर को बुला ले, लगे हाथ तेरे पापा जी का भी चेकअप करवा लेंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है। अरे माता जी, अपने वजन पर कंट्रोल कीजिए, नहीं तो ये शुगर आपकी जान लेकर छोड़ेगा। और अंकल जी, आपका वजन तो और दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। आपको अपने खाने पर कंट्रोल करना है और 2 रोटी से ऊपर नहीं खानी। हे भगवान, ये डॉक्टर तो हमारे खाने के पीछे ही पड़ गया। माता जी, आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ रहना है और पोते पोतियों को बड़े होते देखना है, तो खाना तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। बहू, तू ना आज से मेरे लिए 2 ही रोटी बनाना।
डॉक्टर उन सबका ब्लड सैंपल ले जाता है और शाम को रिपोर्ट लेकर आता है। माताजी, मैंने कहा था ना आपको शुगर है। अब से आपको चावल, आलू और मीठा नहीं खाना है। और बाबूजी, आपको भी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, इसलिए आपको भी अपने खाने पर अब से ध्यान देना है। और रेखा, तुम्हारा भी वजन उम्र के हिसाब से ज्यादा है, इसलिए तुम्हें भी अपने खाने पर ध्यान देना होगा। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम्हारे शरीर को तो अभी कई बदलावों से गुजरना है। डॉक्टर ये कहकर वहां से चला जाता है। शाम को सब खाने की टेबल पर बैठते हैं तो रेखा कहती है, भाभी 2 चम्मच चावल लाना तो। ये लो रेखा, 2 चम्मच चावल। आप तो सच में 2 चम्मच लाई हो। हाँ तो इस घर की बहू हूँ, सबका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। बहू, मुझे बस आधी रोटी और देना। नहीं सासू माँ, डॉक्टर ने आपको 2 रोटी से ज्यादा खाने के लिए मना किया है, और आपने ही तो कहा था कि अब से 2 ही खाऊंगी, इसलिए आपकी और रोटी नहीं बनाई। और अब हमने सबका खाना हिसाब से बनाने के बाद किचन बंद कर दिया है। आज सब आधा आधा पेट खाना खाकर चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। तो वहीं दोनों बहुओं ने भी आज पहली बार समय पर खाना खाया और फिर अपने कमरों में चली गई। अक्षरा के इस आइडिया से सबकी आदत और सेहत में काफी सुधार आ गया था। सास ससुर और रेखा वॉक पर जाते, अपनी डाइट पर कंट्रोल करते और खुद के खाने पर ध्यान देते। अक्षरा के उस आइडिया में डॉक्टर भी शामिल था। दरअसल वो डॉक्टर और उसकी वो रिपोर्ट दोनों ही झूठी थी। वैसे तो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन अगर उस झूठ से किसी का भला हो तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है। सुबह से रेखा 3 बार हलवा बनाकर देख चुकी थी, पर हलवा फिर भी परफेक्ट नहीं बन रहा था। रेखा गुस्से से झुंझला गई। क्या मम्मी, ये हलवा वलवा मेरे से नहीं बनेगा, मैं नहीं बना रही। सुबह से 3 बार कोशिश कर चुकी हूँ, कभी चीनी कम हो जाती है, कभी घी कम रह जाता है। अब देखो कैसा पतला पानी बन गया है। रेखा, पिछले 1 हफ्ते से तुझे सिखा रही हूँ, पर जब भी सामग्री नापने लगती हो तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है। सोशल मीडिया में देखकर भी तू नहीं सीख पाई। अब तो लगता है कि तू शादी होकर जाए तो हलवा किसी जादू से बन जाए, वरना तेरी सास तो मुझे ही ताने सुनाएगी कि बेटी को कुछ सिखाकर नहीं भेजा। मम्मी, काश तुम्हारी बात सच हो जाए और मुझे कोई ऐसी तरकीब मिल जाए कि जादू से हलवा बन जाए। ऐसे जादू से सब कुछ बनने लगता ना तो आज तुम्हारी माँ रसोई में पूरा दिन जादू से ही खाना बना रही होती। ये सब किस्से कहानियों में ही होता है कि जादू से हलवा बन जाए, सच में ऐसा कभी नहीं होता। पर रेखा के मन में ये बात घर कर गई। 15 दिन बाद उसकी शादी थी और उसकी सास ने पहले ही कह दिया था कि उनके यहाँ नई बहू के हाथ से सबसे पहले हलवा ही बनवाते हैं। रेखा अब इसी सोच में पड़ गई कि काश वो भी जादू से हलवा बना ले। सर्दियों के दिन थे। एक दिन रेखा बाजार से शादी की शॉपिंग करके आ रही थी। वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, घर का सारा काम हो गया है, आप इसी रिक्शा पर ये थैलियां लेकर घर चलो, मैं जरा शीतल के घर होकर आती हूँ। उसके घर से मुझे अपना मेकअप का किट उठाना है। उसने मेरे लिए कुछ सामान ऑनलाइन मंगवाया था। शाम के समय ज्यादा ठंड में घूमो नहीं, वरना बीमार पड़ जाओगी। फिर आपको 2 दिन बाद मेरी शादी में लगना ही है। हाँ, तू ठीक कह रही है, पर तू जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी, तुम आराम से घर जाओ, मैं दूसरा रिक्शा ले लेती हूँ। इतनी ठंड लग रही है, आज तो सबसे ठंडा दिन है और ठंडी हवा भी चल रही है। मेरे पास गर्म शॉल है, वही ओढ़ लेती हूँ। रेखा शॉल निकालकर ओढ़ने लगती है कि तभी उसकी नजर सामने पेड़ के नीचे ठंड से ठिठुरती हुई एक बूढ़ी औरत पर पड़ जाती है। आसपास लोग गुजर रहे थे, पर कोई भी उस बूढ़ी औरत की तरफ नहीं देख रहा था। रेखा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे, ठंड इतनी ज्यादा है अम्मा, पर आपने कोई भी स्वेटर या गर्म कपड़ा नहीं पहना। नहीं बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े और स्वेटर नहीं है। अम्मा, ये लो, मेरे पास कुछ गर्म कपड़े और शॉल है, ये लो, ये आपके काम आएंगे। आप ये पहनो, तब तक मैं आपके लिए सामने की दुकान से कुछ खाने का और गर्म चाय लेकर आती हूँ। वो बूढ़ी औरत गर्म कपड़े पहन लेती है। इतनी देर में रेखा उसके लिए चाय और खाने का सामान ले आती है। बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, वरना आज के जमाने में किसी गरीब की कोई इतनी मदद कहाँ करता है। देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है। घबराओ नहीं, मेरा नाम नीलम परी है। मुझे पृथ्वी लोक पर एक बूढ़ी औरत के रूप में रहने का दंड मिला हुआ था। मैंने परी लोक में एक बूढ़ी परी का मजाक उड़ाया था, इसलिए उन्होंने मुझे दंड दिया था कि मैं तब तक पृथ्वी लोक में रहकर एक गरीब बूढ़ी औरत का जीवन व्यतीत करूंगी जब तक कोई खुद से मेरी मदद नहीं करेगा, और जब कोई दयालुता के साथ मेरी मदद करेगा तो मैं वापस अपने रूप में आ जाऊंगी। पिछले 3 दिन से मेरी किसी ने भी मदद नहीं की। आज तुमने मेरी सहायता की, इसलिए मैं परीलोक वापस जा सकती हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो। तुम मुझसे क्या मांगती हो? नीलम परी, मेरी तो अभी एक ही दुविधा है। 2 दिन बाद मेरी शादी है और मुझे हलवा बनाना नहीं आता। आपके पास कोई उपाय है जिससे जादुई हलवा बन जाए और मेरी ससुराल में प्रशंसा हो? अच्छा, तो ये बात है, रुको। नीलम परी हवा में छड़ी घुमाती है। ये लो, ये जादुई चीनी है। जब भी तुम हलवा बनाओगी तो इसी चीनी का उपयोग करना। ये चीनी मिलाते ही स्वादिष्ट हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नीलम परी, आपने बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी।
नीलम परी से चीनी लेकर रेखा घर जाती है और चुपचाप उस चीनी की पोटली को अपनी अटैची में रख लेती है। 2 दिन बाद धूमधाम से रेखा की शादी विनय नाम के लड़के से हो जाती है। देखो रेखा बहू, तुम्हारी जेठानी वर्षा ने पहली बार बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया था। तब वर्षा ने हम सबका दिल जीत लिया था। आज तुम्हें भी सब मेहमानों के लिए स्वादिष्ट हलवा बनाना है। नीलम परी की दी हुई चीनी से हलवा बना लेती हूँ। जादुई हलवा खाकर ये सब मेरी तारीफों के पुल बांध देंगे। और ऐसा ही हुआ। रेखा ने नीलम परी की दी हुई चीनी जैसे ही मिलाई, हलवा तैयार हो गया। हलवा खाकर सबने रेखा की बहुत तारीफ की। आखिर जादुई हलवा बना ही बहुत स्वादिष्ट था। रेखा की तारीफें सुनते थे उसकी जेठानी जल भुन रही थी। सुनो जी, हलवा तो हमारी छोटी बहू ने बड़ी बहू से भी ज्यादा बढ़िया बनाया है। अब बहू को शगुन के रुपए देने चाहिए। हाँ रेखा बहू, हलवा वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना है। सभी मेहमानों ने तुम्हारे हाथ के बने हलवे की बहुत तारीफ की। रेखा बहू, कल घर में महापूजा है और मैं चाहती हूँ कि हलवा तुम ही बनाओ। बड़ी बहू पूरी सब्जी बना लेगी। तुम्हारी शादी के बाद कुलगुरु घर में पहली बार आ रहे हैं, तो अच्छे से उनका स्वागत होना चाहिए। और हमारे घर के रीति रिवाजों के अनुसार कुलगुरु को हम भोजन में सबसे पहले नई बहू के हाथ का हलवा ही खिलाते हैं। ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। रेखा अपनी अटैची में से चीनी की पोटली निकाल रही थी, तभी उसकी जेठानी उसे देख लेती है। ये चीनी तो मेरे लिए बहुत लकी है। अगर ये चीनी ना हो तो मैं स्वादिष्ट हलवा बना ही ना पाऊँ। वैसे मैं इस पोटली में से जितनी चीनी निकालती हूँ उतनी बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब नीलम परी के जादू का कमाल है। अच्छा, तो ये बात है। ये रेखा हलवे में इस चीनी का इस्तेमाल करती है, वरना इसका हलवा इतना स्वादिष्ट हो ही नहीं सकता। मैं भी देखती हूँ अब ये कल हलवा कैसे बनाती है। अगले दिन रेखा पूजा के लिए हलवा बनाने लगती है, पर जैसे ही वो अटैची देखती है, चीनी की पोटली गायब थी। वो परेशान हो जाती है। रेखा रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे हलवा बनाना भी जरूरी था, क्योंकि उसकी सास उसे बार बार आवाज लगा रही थी। रेखा को हलवा बनाने की आदत पड़ गई थी। वो अपनी समझ से सारी सामग्री डालकर हलवा बनाती है। कुलगुरु हलवे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर रेखा अचंभित हो जाती है। मैंने तो इस बार हलवे में नीलम परी की दी हुई चीनी डाली ही नहीं थी, फिर भी मेरे हाथ का हलवा इतना स्वादिष्ट बना था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो चीनी की पोटली छुपा दी थी, फिर रेखा ने हलवा पहले जैसा स्वादिष्ट कैसे बना लिया? तभी रेखा के सामने नीलम परी प्रकट होती है। रेखा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी जेठानी वर्षा ने चीनी की पोटली छुपा दी थी, पर तुम्हें ये ज्ञात ही नहीं कि तुमने बार बार हलवा बनाने का अभ्यास किया और तुम खुद से ही स्वादिष्ट हलवा बनाने लगी। व्यक्ति जब किसी चीज का अभ्यास करता है तो वह उस कार्य में निपुण हो जाता है। जैसे आज तुम हलवा बनाने में हो चुकी हो। अब तुम्हें मेरी दी हुई जादुई चीनी की कोई जरूरत नहीं है। नीलम परी की बातें सुनकर रेखा बहुत खुश होती है और उसकी जेठानी अपना समूह लेकर वहां से चली जाती है।